नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और इस गर्म माहौल में जुमलों की राजनीति अपने चरमोत्कर्ष पे है। कुछ दिन पहले एक भैया ने कहा कि हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। अब ये कैसे देंगे, इसकी फिजिकल कॉस्ट क्या पड़ेगी, कैसे प्लानिंग की जाएगी, कैसे हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आरक्षण में हम अब ये क्राइटेरिया लिमिट लगा देंगे कि एक घर से एक नौकरी मिल जाने के बाद उस घर से दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। सो अगेन इट इज अ बिग जुमला। वैसे ही एक सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है जिसमें लगातार ये दावे करते जा रही है कि बिहार में दारू के लीकर बैन के हटाने से बिहार का डेवलपमेंट होगा। बिहार के उस लीकर से पैसे आने से उस पैसे को हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करेंगे और जो आंकड़ा है उनका, वो आंकड़ा करीब 20,000 से 28,000 करोड़ के आसपास वैरी करते रहता है। दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर ने लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को जाहिर किया है कि बिहार में लीकर बैन हटाने से 20,000 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का बिहार को फायदा होगा। बिहार का ओन एक्साइज टैक्स रेवेन्यू। और रिसेंटली 2 दिन पहले जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनका भी पेपर में बयान आता है कि 28,000 करोड़ का नुकसान है हमारे बिहार के लीकर बैन के कारण। वी आर लूजिंग ऑन 28,000 करोड़ रुपीज एनुअली। सालाना की बात किया इन्होंने, सालाना हम 28,000 करोड़ रुपया लॉस कर रहे हैं, जिसका हम लोग कहीं और अच्छे से डेवलपमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। और इन द बेसिस ऑफ दैट इनफैक्ट दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड। और इनफैक्ट ये जो आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा हूँ, दिस वाज पब्लिश्ड कुछ दिन पहले। आज न्यूज़पेपर में ये समाचार आया था जिसमें इन्होंने बात किया शराबबंदी से बिहार को 28,000 करोड़ का सालाना नुकसान। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में। इट्स मोर अबाउट हम जनता की जागरूकता के लिए क्या सच में हमारे पास 28,000 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान है? क्या दारू बैन करने से, लीकर बैन करने से क्या सच में हमारे बिहार का डेवलपमेंट और एजुकेशन में जो भी प्रोग्रेस है वो रुक गया है? क्या इसके कुछ बेनिफिट्स नहीं है? क्या सच में 28,000 करोड़ के मदद से जो उन्होंने बोला है कि हम वर्ल्ड बैंक से 5 से 6 लाख करोड़ का लोन ले आएंगे, उससे बिहार का डेवलपमेंट होगा? क्या ये सच में इसमें वास्तविकता है? क्या इसके पीछे गणित को ध्यान में रखा गया या फिर सिर्फ चुनावी जुमले में लोगों को बरगलाने के लिए इसके पीछे बात की गई है? कुछ आपको आंकड़े से मैं समझाना चाहूंगा कि अन्य राज्यों में लाइक मध्य प्रदेश, लाइक राजस्थान, आज के डेट में वहां पे जो एक्साइज का कलेक्शन है, दारू से, लीकर से जो एक्साइज का कलेक्शन है, दैट इज अराउंड 14,000 से 15,000 करोड़ आज के डेट में। जिसमें बिहार का लीकर बैन लगा था 2015-16 में, उस साल का जो एक्साइज था बिहार का, दैट वाज अराउंड 3100 करोड़। 3,000 करोड़ के आसपास हमारा एक्साइज था। तो उसी अनुपात में आज हम जानने की कोशिश करेंगे सच में हमारे पास 28,000 करोड़ का एक्साइज में रेवेन्यू में लॉस है या फिर ये गलत आंकड़ों से जनता को भरमाने की, बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जहां पे अगेन चुनाव अगर जीत भी जाती है, पार्टी सत्ता में चली भी आती है, तो उसके बाद एक बहुत ही सस्ता नैरेटिव है कि यार ये तो राजनीतिक जुमले हैं, जुमलों को क्या। इसी चीज को हम आज तह से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार का लीकर बैन, जो बिहार का दारू बैन है, इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हुए हैं, क्या इसके वित्तीय परिणाम क्या हुए हैं, इसके अंडर जो ब्लैक मार्केटिंग है, इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, साथ ही क्या सच में हमें लीकर बैन को हटा देना चाहिए और क्या इसके हटाने से सच में हमें इतना ज्यादा रेवेन्यू का फायदा होगा और हमारे बिहार में डेवलपमेंट और विकास की तीव्र गति से विकास होगा। इसी पे चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो लीकर प्रोहिबिशन है उसका कंप्लीट 360 डिग्री ऑडिट। सबसे पहले बिहार में 2016 में द बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 को लाया गया और इसके अंतर्गत ये बोला गया किसी भी तरीके के लीकर का कंजम्पशन, पोसेशन, हर तरह से इसको बैन किया गया। उसके बाद इसमें कई तरह के चेंजेस आए और चेंजेस आने के बाद धीरे धीरे उसमें सुधार भी किया गया।
सो व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ दिस पॉलिसी? नीतीश कुमार की इस पॉलिसी का इंटेंट क्या था? सो अप्रैल 2016 गजट नोटिफिकेशन 1485 5 अप्रैल 2016 को बिहार ब्रॉट दिस पर्टिकुलर एक्ट, द बिहार प्रोहिबिशन ऑन एक्साइज एक्ट 2016, जहां पे बोला है किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, सेल, पोजेशन, कंजम्पशन ऑफ लिकर इज बैन इन बिहार। बट सडनली इतने बड़े बैन को लेके हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो हमारा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, वो उतना ज़्यादा अभी तक तंदुरुस्त नहीं हुआ था। इसको देखते हुए 2022 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, जिस संशोधन में सुप्रीम कोर्ट का भी रोल रहा। और संशोधन में फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर थे, जो फर्स्ट टाइम जिनके पास किसी भी तरह का ऑफेंस इस शराबबंदी नियम कानून से, मद्य निषेध नियम बंदी कानून से जुड़े हुए फर्स्ट टाइम ऑफेंस में 2000 से 5000 रुपए का फाइन का प्रावधान करने का, फर्स्ट टाइम में आपको फाइन करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट 2022 में किया गया। और दिस वाज डन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहार के लीकर बैन पॉलिसी के ऊपर में बहुत ही सख्त और कड़े रुख में इस प्रश्न को उठाया कि क्या बिहार का लीकर जो कानून लाया गया था, क्या इस कानून के पीछे सोशल और लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया गया था कि नहीं। मैं फिर से शब्द को दोहराता हूं कि क्या इस कानून को लाने से पीछे बिहार में लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया गया था कि नहीं। ये लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट एक वो प्रणाली है जिसके तहत कोई भी नया कानून लाने के बाद उसे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको इन्फोर्स कराने के लिए कितने मैन पावर की जरूरत होगी, किस तरह के इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की जरूरत होगी, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन की जरूरत होगी। एट द सेम टाइम ऑल्सो इसका जुडिशियल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बिकॉज लॉ का जो आर्बिट्रेशन का पावर है, दैट पावर इज हेल्ड बाय जुडिशियरी। सो लॉ के किसी भी तरह का मिस एप्लीकेशन, किसी भी तरह के ट्रायल वगैरह, एवरीथिंग दैट लोड विल बी पुट ऑन जुडिशियरी। सो लेजिस्लेटिव इंपैक्ट असेसमेंट में हम इन्हीं बातों का ध्यान रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तलखी वाले शब्द रुख में कहा कि पटना हाई कोर्ट का 2/3 टाइम सिर्फ प्रोहिबिशन वाले मैटर में कंज्यूम हो रहा है। तो ऐसे में बिहार गवर्नमेंट को इस लॉ के आर्किटेक्चर के बारे में रीथिंक करने की जरूरत है। और कोर्ट ने बेल देने की रैशनैलिटी को, हाई कोर्ट को भी इस बात को बताया कि आप बेल देने की रैशनैलिटी में सुधार लाइए, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट मेजर्स में मत देखिए। सो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की तलखी के कारण इसमें संशोधन लाया गया। और इस संशोधन के साथ फर्स्ट टाइम के जो ऑफेंडर थे उनको 2000 से 5000 फाइन करके छोड़ने का प्रावधान आ गया। और फाइन आप पे नहीं करेंगे तो यू विल बी पुट फॉर 1 month जेल। सो दिस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों चीज के बारे में बात करने, हमने लीकर बैन से क्या गेन किया और हमने क्या लूज किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लीकर बैन से हमने लूज किया, एक्साइज के फंड पे तो लूज किया ही किया। और क्या एक्साइज फंड पे लूज करने के साथ साथ सिर्फ रेवेन्यू लूज करना ही पॉइंट नहीं है, वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। शायद हम उस पैसे का यूटिलाइजेशन करके हम उसको डेवलपमेंट और एजुकेशनल चीजों में लगाते तो उसका रिटर्न काफी हाई आता। पिछले 9 साल में लीकर बैन के कारण जो हमने रेवेन्यू लॉस किया, दैट इज फॉरगॉन रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को हमने कहीं और यूटिलाइज किया होता सो उसका रिटर्न काफी हाई आया होता। स्पेशली जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, बिहार इज अ यंगेस्ट स्टेट, तो हमने वहां पे इसको लगाया होता। तो इसके बारे में भी हम गहन समीक्षा करें कि हाँ, कौन सा पलड़ा ज्यादा भारी पड़ता है इन दोनों में। सो फर्दर मूविंग, तो जिस पॉलिसी डिजाइन एंड टाइमलाइन के बारे में जस्ट मैंने बताया कि 2016 में ये पॉलिसी, ये लॉ आता है, 2018 में इसमें कुछ चेंजेस लाए गए। एंड फाइनली 2022 में सुप्रीम कोर्ट के बहुत तलखी रुख के कारण इसमें संशोधन किया गया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसका फिस्कल इंपैक्ट क्या पड़ा। बिहार के लीकर बैन का हमारे राज्य के वित्तीय क्षमता के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ा। डेफिनेटली इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि बिहार के पास एक्साइज का जो कलेक्शन है वो लीकर से ही आता है।
बिकॉज जीएसटी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जीएसटी विल बी एप्लीकेबल इन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो जीएसटी की परिभाषा में ही लीकर नहीं आता है। सो अगर जीएसटी की परिभाषा में लीकर नहीं आता है तो राज्यों के पास में ओन टैक्स रेवेन्यू, मतलब राज्यों का जो अपना कर संग्रहण करने की क्षमता है, उसमें एक्साइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो जब इसके फिस्कल कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लीकर बैन का बिहार के फिस्कल वित्तीय क्षमता, इसके अपने राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस बात को समझने के लिए इस तरह समझते हैं कि 2015-16 में हमारे यहां का टोटल जो एक्साइज कलेक्शन था वो 3141.75 करोड़ था, 3141.75 करोड़। और कैग के 2018 के रिपोर्ट में कैग ने इस बात को हाईलाइट भी किया है कि बिहार के कैग के 2018 के रिपोर्ट, आई थिंक चैप्टर नंबर 2, 6 and 5. So in that particular report, CAG has also very categorically said in that particular report that कि बिहार इज लूजिंग रेवेन्यू। अब ये रेवेन्यू का लॉस कितना है वो भी हमें समझने की जरूरत है, बिकॉज ये जो हमारे पास डेटा है, ये डेटा हमारे पास 2015-16 का है। सो 2015-16 के डेटा के हिसाब से अगर हम आज के प्रेजेंट डे पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, आज के प्रेजेंट डेट में अगर बिहार में लीकर बैन नहीं रहा होता तो आज हमारा प्रेजेंट डे हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते। सो इसको इस तरह समझते हैं कि देयर कैन नॉट बी वन आइडियल सिनेरियो। सो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हैं तो 6% इस रेवेन्यू में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 6% का अगर एजम्पशन लेते हैं, सो आज के डेट में 2024-25 में जब बिहार का एक्साइज होता, दैट वुड हैव बीन अप्रॉक्स 5500 करोड़। और अगर हम थोड़ा सा और मॉडरेट होते हैं, 8% का एजम्पशन लेते हैं कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल से जो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, सो ऑलमोस्ट 6500 करोड़ के आसपास का होता। और अगर हम 10% का लेते हैं, अगर हमारे पास 10% का स्कोप लेते हैं कि 10% से अगर ग्रोथ हो रहा तो 7500 करोड़ के आसपास में हमारा रेवेन्यू होता। मार्क माई वर्ड, 7500 करोड़। और अगर हम 12% का आंकड़ा लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि बिहार में पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, सो कंजम्पशन में इंक्रीज टू हायर एक्सटेंट, तो हम अप्रॉक्स 8700 करोड़ के आसपास पहुंचते हैं। सो किसी भी हालत में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया जन स्वराज के द्वारा में इट्स 28,000 करोड़, हम ऑल पॉसिबल सिनेरियो में हम यहां पे तो नहीं पहुंच रहे, दूर दूर तक नहीं पहुंच रहे। मैक्सिमम अराउंड 12%, 15% का भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट लेंगे तो करंट जो हमारा पहुंच सकता है मैक्सिमम 12 से 15,000 पहुंच सकता है। सो जो जन स्वराज और स्पेशली जो रिसेंट अभी नेशनल प्रेसिडेंट का जो क्लेम आया, दैट क्लेम इज कंप्लीटली बेसलेस विदाउट एनी मैथमेटिकल बेस। द रीजन बिहाइंड दैट, विथ ऑल दिस कंप्यूटेशन वी कैन सी द फिस्कल कॉस्ट, द फिस्कल एक्यूमुलेशन ऑफ 3,3200 करोड़ के आसपास का जो 2015-16 में था, वो एटमैक्स बढ़ के अभी 8,000 से 9,000 करोड़ हुआ होता। सो इट्स नोवेयर नियर 28,000 करोड़। और दूसरे का एक एंगल और है कि 2015-16 से लेके 2024-25 तक में टोटल क्यूमुलेटिव सारे साल का रेवेन्यू का लॉस अगर जोड़ दें तो हमने कितना रेवेन्यू लॉस किया है। अगेन आई वुड से अगर मैं 6% वाले नंबर से चलूं तो अप्रॉक्स वी लॉस्ट 38,000 करोड़, और 10% के हिसाब से वी लॉस्ट 47,000 करोड़, और 12% के हिसाब से वी लॉस्ट 52,000 करोड़। सो इन दिस ईयर्स और क्यूमुलेटिव लॉस, मैं 10% का आंकड़ा अगर पकड़ूं तो 47,000 करोड़ का हमने लॉस किया है। और वहीं दूसरी तरफ
दूसरी तरफ हमारा जो आज के डेट में प्रोजेक्टेड एनुअल रेवेन्यू लीकर से आ रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ राजस्व एक्साइज के फॉर्म में, वो 7,000 से 8,000 वाले जोन में होता मैक्सिमम, और मॉडरेट अगर मैं एक्सपेक्टेशन रखूं तो 5,000 से 6,000 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर रहा होता। सो 5 to 6,000 विल बी नॉर्मल रेंज। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूं तो 8,000 तक वी कैन रीच। सो द क्लेम ऑफ जनसुराज इज नॉट फाउंडेड। इसको हम दूसरे अगर राज्यों के आंकड़ों से कंपेयर करके देखें, तो अगर दूसरे राज्यों के आंकड़े से कंपेयर करके देखें, दिस इज द आई थिंक दिस इज ऑफ मध्य प्रदेश, दिस इज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के आंकड़ों को देखो उठा के, राजस्थान के आंकड़ों में 13,326 स्टेट टैक्स साइज है। सो स्टेट का जो लीकर से एक्साइज का कलेक्शन हो रहा है वो 13,000 के आसपास में है। वहीं पे इफ यू लुक एट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट एक्साइज है, दैट इज अगेन 13,000 के जोन में ही है। सो कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, तो हम लोग इससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं कर रहे थे। एक्सेप्शन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बहुत ही एक तो बहुत लार्ज पॉपुलेशन बेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उत्तर प्रदेश में नेटवर्किंग और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू एक्साइज इज वेरी एफिशिएंट। सो उत्तर प्रदेश इज वे अहेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी कॉम्परेबल स्टेट्स हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनफैक्ट तमिलनाडु हो गया, यू विल सी द कंपोनेंट ऑफ एक्साइज, कंपोनेंट ऑफ राजस्व का जो कंपोनेंट है वो लीकर से कंपोनेंट अप्रॉक्स इसी जोन में है। सो बिहार का जो हमारा क्लेम है कि हमारा बिहार में अगर लीकर बैन नहीं हटा होता तो हम अभी 6,000 करोड़ के आसपास वाले रेवेन्यू जोन में होते। सो फिस्कल कॉस्ट का तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हम कितना लॉस कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अंडरग्राउंड मार्केट? व्हाट अबाउट इलिसिट मार्केट? व्हाट अबाउट बिहार में लीकर बैन के कारण जो हम अलग अलग नेबरिंग बॉर्डर्स स्टेट से जो हम अपने यहां पे लीकर का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, उसके कारण कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है? इसके कारण जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कितना ज्यादा इस चीज को इन्फोर्स कराने के लिए कितनी ओवरबर्डन्ड है। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इस चीज को मैं समझना बहुत जरूरी होगा कि बिहार में लीकर का अंडरग्राउंड मार्केट कितना बड़ा है। उसको समझने के लिए हम 2023 के कुछ ऑफिशियल आंकड़ों को उठाते हैं। 2023 में तो टोटल लीकर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर रिपोर्टेड कि हमने टोटल 39.63 लाख लीटर हमने लीकर को सीज किया। दैट मीन्स अप्रॉक्स 11,000 लीटर पर डे, जिसमें से 14.53 लाख जो लीकर है दैट हैज बीन देसी दारू। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन कंप्यूट कि हमारे बिहार का जो अंडरग्राउंड लीकर मार्केट है, बेसिकली जो हमारे यहाँ से बॉर्डरिंग स्टेट से जो स्मगलिंग होती है, वो स्मगलिंग का जो मार्केट है कितना बड़ा है। सो इंटरनेशनल मार्केट में इस बात को इस तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो मार्केट से सीज किया गया है, जो पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसी ने जो कैप्चर किया है वो बहुत ही कम है। मतलब अगर ओवरऑल मार्केट में 100% लीकर का स्मगलिंग हो रहा है तो पुलिस मुश्किल से 5 से 10% से 15% कैप्चर कर पाती है। सो वैसे में इन आंकड़ों के बेसिस पे वी कैन अज्यूम अगर 2023 के आंकड़े के हिसाब से 5% है तो हमारे पास अप्रॉक्स हमारा जो अंडरग्राउंड मार्केट है वो 8,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का है अंडरग्राउंड मार्केट। अगर ये 10% है सो दिस विल कम ड्रास्टिकली डाउन। ये हमारा मार्केट पहुंच जाएगा 4,000 से 6,000 करोड़ के आसपास अंडरग्राउंड मार्केट। और इफ दिस इज 20% सो जो हमारा अंडरग्राउंड मार्केट दैट विल बी अराउंड 1,500 से 3,000 करोड़ का। सो इवन इफ यू आर टेकिंग 20% का बैंड, 5% का बैंड, किस जो हमने लीकर पुलिस ने सीज किया महज पूरे मार्केट में जितना भी लीकर का स्मगलिंग हुआ उसका महज 5% है, तो हमारा मार्केट 10,000 से 11,000 करोड़ का है अंडरग्राउंड लीकर बैन का मार्केट। सो
चैलेंज हियर इज दैट व्हाई सच अ बिग मार्केट, ह्यूज मार्केट, 10 से 12 हजार करोड़ का अंडरग्राउंड लीकर मार्केट इन बिहार इज फ्लरिशिंग। आप लीकर के कॉन्सेप्ट को समझें। सप्लाई और डिमांड, अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स की इस चीज बेसिक की समझ है, या फिर इसको इस तरह समझिए कि मार्केट में किसी चीज का सप्लाई, उसका डिमांड उसके प्राइस को डिसाइड करता है। सो वस्तुतः होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस बढ़ने से उनका दाम, उनके डिमांड में कमी चली जाती है। जैसे अगर एसी बहुत महंगा हो जाता है तो हम एसी की जगह पे कूलर को प्रेफर करते हैं। वहीं अगर एसी सस्ता हो जाए तो हम कूलर की जगह पे एसी खरीदना प्रेफर करते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका डिमांड इनइलास्टिक होता है, जिनका डिमांड इनइलास्टिक होता है। इनइलास्टिक का मतलब कि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में कमी नहीं आती है। सो जो दारू पीने वाले, लीकर कंजम्पशन करने वाले, जो खासकर जो क्रोनिक लोग हैं, जिनके पास पर डे का जिनकी हैबिट है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि अन्य राज्यों से भी लेके महंगे दाम में भी उनको पीने की लत है। सो चूंकि डिमांड इनइलास्टिक है और आर्बिट्रेज बहुत हाई है। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु बगल वाले राज्य में 10 रुपये में मिल रही है और सेम चीज को आप मार्केट में 25 रुपये में बेच पा रहे हैं, यहाँ पे उस मार्केट से लाके इस मार्केट में 15 रुपये का मुनाफा हो रहा है, मतलब 150% का प्राइसिंग पे आपका मुनाफा हो रहा है, तो इट क्रिएट्स इंसेंटिव। अंडरग्राउंड मार्केट के लिए इंसेंटिव क्रिएट करते हैं। दिस इज हैपनिंग। दिस साइड इज यूपी, दिस साइड वी हैव यूपी, दिस साइड वी हैव झारखंड, दिस साइड वी हैव वेस्ट बंगाल, यहां से नेपाल है। सो हमारे इन सभी जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे लीकर का कंजम्पशन भी हाई है। प्लस दिस एरिया आर वेरी वेरी प्रोन टू स्मगलिंग। लैंसेट की रिपोर्ट में इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि कैसे इस बात को दर्शाया गया है कि कैसे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहां पे लीकर का कंजम्पशन हाई है। सो ये तो हमने बात की कि बिहार में इसका इलिसिट मार्केट कितना बड़ा है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस इलिसिट मार्केट वी हैव आल्सो हैविंग द केसेस ऑफ करप्शन। लॉट ऑफ करप्शन इज बीइंग रिपोर्टेड। और एक टेंडेंसी है पुलिस फोर्स में, एक टेंडेंसी एक्साइज फोर्स में, रेंट सीकिंग। So this corruption has also increased because of this outright ban. This corruption has also increased. Plus जो हमारे यहाँ के state administrative machinery है, that is not able to cope up with this changing dynamics. So we talked about this illicit market, border spillover, मतलब अगल बगल के राज्यों से आने वाला, हमने उसके बारे में बात किया। Now we are talking about this पॉजिटिव में लीकर बैन करने से फायदा क्या हुआ। हमने फिस्कल इंपैक्ट के बारे में बात किया। अच्छा हाँ, फिस्कल इंपैक्ट के बारे में बात किया हमने इलिसिट मार्केट के बारे में बात किया। एक और चीज जो हमें बात करना है कि जुडिशियरी पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। सो आंकड़े कहते हैं कि 2016 से अगस्त 2024 के बीच में टोटल 8.8 लाख केसेस को फाइल किया गया जो प्रोहिबिशन से रिलेटेड है। एंड टोटल 12,80,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। और कुछ और आंकड़ों के हिसाब से 10.8 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। और इसके साथ साथ बहुत ही बृहद पैमाने पे गाड़ियां सीज हुई। जिन गाड़ियों से स्मगलिंग किया जाता था, बहुत ही बृहद पैमाने पे इनके गाड़ियों को सीज की गई। और जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को ऑब्जर्व किया कि जो बिहार का ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट आर फ्लडेड, बिहार का ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट आर फ्लडेड विथ बेल पिटिशन प्रोसिक्यूशन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत में, मद्य निषेध एक्ट के अंतर्गत में। सो डेफिनेटली इतना ज्यादा हमारा स्टेट का मशीनरी हमारे इसी पर्टिकुलर एक्ट को इन्फोर्स कराने में लगा हुआ है। और जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसका मेजॉरिटी टाइम इसी चीज को सुलझाने में लगा हुआ है। सो वी वर लूजिंग। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लूज कर रहे हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव
Administrative opportunity cost. Administrative opportunity cost. This administrative opportunity cost, like judicial time, प्रिजन्स, जितनी भी हमारे जेल हैं उनको ओवर क्राउडिंग, जो पुलिस का बैंडविथ है, पुलिस क्राइम, पुलिस लोग मेन इशू के मुद्दे के फोकस करने के बजाय पुलिस का जो फोकस है दैट शिफ्टेड और लीकर बैन. सो क्राइम, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उस पे शिफ्ट, उस पे फोकस ना करके लीकर बैन को इम्पोज करने में लगी हुई है. एंड ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया अपने जजमेंट्स में, डायरेक्टली अपने जजमेंट में ब्लंटली इस बात को बोला कि वहां पे देयर इज कॉम्प्लिसिटी ऑफ ऑफिशियल. इसका मतलब ये हुआ कि जो बिहार के अधिकारी गण हैं वो भी इस करप्शन खेल में मिले हुए हैं और उन्हीं के कारण करप्शन इज स्प्रेडिंग द कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी. और आंकड़ों में ये भी देखा गया जितने भी लोग अंडर ट्रायल हैं, जितने भी लोग जेल में डाले गए हैं, उनमें मेजॉरिटी पुअर क्लास के हैं, मेजॉरिटी फ्रॉम द लोअर सेक्शन. क्योंकि जो अपर क्लास है, जिनके पास पैसा है, दे आर गेटिंग बेल वेरी इजिली, या फिर वो पुलिस के लेवल पे इस चीज को मैनेज कर ले रहे हैं. जैसे पुलिस पकड़ रही है, दे के पैसा मैनेज कर दिया. बट इफ समवन हु गॉट ट्रैप्ड, someone who is getting trapped, उनको लीकर का एडिक्शन है एंड पुअर फैमिली से है, they have been put behind the bars क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है बेल कराने के लिए. they don't have power to get a lawyer. so कॉम्प्लिसिटी ऑफ ऑफिशियल, इसके साथ साथ में लोगों का मेंटल टॉर्चर भी किया जा रहा है. और इसके साथ साथ आप लोग को हुच ट्रेजेडी के बारे में आई थिंक पता है कि नहीं. हुच ट्रेजेडी उस चीज को, उस घटना को कहा जाता है, हुच ट्रेजेडी उस घटना को कहा जाता है जहां पे लीकर को जब अल्कोहल नहीं मिल रहा होता है तो अल्कोहल के सब्स्टिट्यूट में सस्ते अल्कोहल, टॉक्सिक अल्कोहल का लोग कंजम्पशन करना शुरू करते हैं, लाइक मिथेनॉल. और कुछ आंकड़े बताते हैं कि बिहार में वैसे अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन बिहार में अप्रोक्स 190 people have died because of consumption of methanol. जैसे सारण में 2022 में और 2024 में बहुत ही लार्ज स्तर पे इस घटना की इसका इम्पैक्ट पड़ा था. और इस मेथनॉल का मार्केट इज बीइंग क्रिएटेड टू रिप्लेस द बिहार का जो लोकल लीकर बैन प्रोविजन है. समझो इस बात तो कि आखिर मिथनॉल, एडल्ट्रेट मिथनॉल का मार्केट वर्क कैसे करता है. बिकॉज जो तुम्हारा स्मगलिंग के थ्रू जो तुम अलग अलग राज्यों से और नेपाल से जो हमारे यहाँ पे लीकर आता है उसका प्राइसिंग काफ़ी हाई है. सो जो हमारे यहाँ पे एडल्टेड मिलावटी वाला मेथनॉल वाला है उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है. तो लोग इसको एज ए ऑप्शन, विकल्प की तरह तलाश करते हैं. बट ये टॉक्सिक, दिस इज टॉक्सिक इन नेचर. टॉक्सिक होने के कारण इट हैज, as for the official data, approx 200 लोग died because of huge tragedy. But आंकड़ा says, but लोग ऐसा मानना है कि this under reporting, this may be number in thousands. So ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसके बाद लीकर बैन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो सब्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट क्या होता है कि जब तुम्हारे किसी स्टेट में लीकर को प्रोहिबिट किया जाता है, जब दारू पे बैन लगा दिया गया, तो सस्ते नशे और ड्राई इंटॉक्सिकेंट की तरफ लोगों का मूवमेंट ज़्यादा बढ़ा. सो लैंसेंट की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द क्लासिकल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज रफली 4 times लाइक सब्स्टिट्यूशन. ड्राई नशा मतलब लीकर, गांजा, मैरिजुएना. सो एनडीपीएस के डेटा के हिसाब से बिहार में जो ड्रग सब्स्टिट्यूशन है, ड्राई इंटॉक्सिकेंट, दैट हैज इंक्रीज्ड 4 times. सो यहां पे कहीं ना कहीं इट्स अ फेल्योर ऑफ पॉलिसी. हम इस बात को समझने से इनकार कर गए और इस बात को समझ नहीं पाए कि आउटराइट बैन विदाउट एनी डी एडिक्शन पॉलिसी, outright ban
without any de-addiction policy, without any rehab policy, is not going to work. There will be substitution from one form to another, but this will not change the scenario. मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ लोगों का शिफ्ट होगा. So this is the classical substitution effect. This is classical substitution effect. So ये तो हमने इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात की, बट नाउ मूविंग टू अनदर एस्पेक्ट. सो लैंसेंट ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, एंड आई थिंक दिस इज द वेरी फर्स्ट हॉलिस्टिकली जनरेटेड रिपोर्ट जिसमें इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल अल्कोहल बैन ऑन पॉपुलेशन लेवल अल्कोहल इंटेक, वेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, a quasi experimental population based study, and this study was done in बिहार को दिमाग में रखते हुए ये पूरी स्टडी किया गया था. इन अप्रैल 2016 the manufacture, transport, sale and consumption of alcohol was banned in Bihar, a populous Indian state. We sought to estimate impacts of this ban on health outcomes and domestic violence. So एक बार let's see its conclusion. What it says in conclusion, it says categorically in conclusion कि we estimate that the ban prevented 2.4 million cases of frequent alcohol consumption and 1.8 million cases of overweight obesity among males, 2.1 million cases of intimate partner violence. So इसको मैं समझाता हूँ सरल भाषा में कि आखिर लैंसेंट की रिपोर्ट में किस बात को कहा गया. सो लैंसेंट अपने रिपोर्ट में कहता है कि 24 लाख लोग ने फ्रीक्वेंटली दारू पीना कम कर दिया बिकॉज ऑफ दिस बैन. बिकॉज दिस पर्टिकुलर बैन 24 लाख लोगों ने बिहार में फ्रीक्वेंटली दारू पीना कम कर दिया. इसके साथ साथ NFHS 4 का डेटा क्या कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के आंकड़े के हिसाब से, NFHS 2015-16 के आंकड़े के हिसाब से बिहार में दारू पीने वालों की जो संख्या थी दैट वाज 28.9%, जो कि NFHS 5 जो भी रिसेंटली हमारे पास डेटा है 2019-21 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके हिसाब से इट डिक्लाइन टू 17%. सो इट शोज जो बिहार का लीकर बैन पॉलिसी है, इट्स वर्किंग, इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है. एंड जो लैंसेंट का रिपोर्ट है दैट सेज कि 24 लाख लोग बिहार में दारू कम पी रहे हैं. जो मेल के वेट में, जो पुरुष के उसके वजन में, उसके ब्लड प्रेशर में, उसके ब्लड ग्लूकोज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कि 21 लाख IPV के केसेस कम देखने को मिल रहे हैं. IPV केस क्या है? इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मतलब शादीशुदा कपल में हस्बैंड दारू पी के आ रहा है, पत्नी के साथ मारपीट, गाली गलौज कर रहा है, वर्बल अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है. सो दारू बिहार में लीकर बैन के बाद इस तरह के चीजों को देखने को मिली कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन डेफिनेटली हैज डिक्रीज्ड. और सेम सिर्फ लैंसेंट ही नहीं, सेम चीज NFHS के आंकड़े से भी निकल के आता है कि जहां पे NFHS 4 में 43% वुमेन सेड कि हम लोगों ने किसी न किसी तरह का दारू से रिलेटेड, हमारे पति ने हमारे दारू पीने के बाद हमारे साथ किसी तरह फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल वायलेंस किया है. दैट आंकड़ा, दैट नंबर, वो NFHS 5 में वो आंकड़ा गिर के लेस देन 39% पे आ गया. तो देयर इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इस चीज में है कि दारू ना पीने से और वुमेन पे जो होने वाले वायलेंस पे इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है. सो गिवन दिस पब्लिक हेल्थ आउटकम, दारू के बैन करने का पब्लिक हेल्थ आउटकम इज डेफिनेटली इट्स पॉजिटिव. अब हम एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करें कि इसका इंपैक्ट जेंडर, चिल्ड्रन एंड हाउसहोल्ड पे क्या पड़ा है. जेंडर, चिल्ड्रन और हाउसहोल्ड पे क्या पड़ा. जेंडर मतलब वुमेन और बच्चों और एक घर पे क्या पड़ा.
तो जितने भी वुमेन ग्रुप हैं, जो बिहार का जो फेमस जीविका प्रोग्राम है, उनसे जब सर्वे करके पूछा गया है तो दे हैव कैटेगोरिकली सपोर्टेड प्रोहिबिशन। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में प्रोहिबिशन का बिहार में मद्य निषेध का सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि इससे हमारे हाउस होल्ड में, हमारा जो घरेलू माहौल है, घरेलू माहौल अच्छा रहता है, हमारे घर के इनकम में इजाफा हुआ है, हमारा खास करके हम औरतों का जो घर के डिसीजन मेकिंग में हमारा से बढ़ा है। और जो पैसा, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हाउस होल्ड लेवल पे, एक घर के लेवल पे जो पैसा दारू में कंज्यूम हो रहा था, जो पैसा लीकर में कंज्यूम हो रहा था, वो पैसा सेव हो रहा है, और वो पैसा इज गेटिंग रीअलोकेटेड। वो पैसा अब खाने पीने की चीजों पे खर्च हो रहा है। अब देखो, किसी फैमिली में मान लो अगर वेज है तो पनीर आ रहा है, नॉन वेज है तो चिकन आ रहा है, तो अब फैमिली में ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ फादर बैठे खाएंगे, घर में अच्छा खाना बनेगा तो सब लोग खाएंगे, तो धीरे धीरे इट विल हेल्प nutritional security of children as well as women. So जो पैसा is getting saved, that is उसका बेनिफिट women and children दोनों को पहुंच रहा है, और स्पेशली फूड में, स्कूलिंग में और हेल्थ के कई सारे चीजों में that money is getting allocated. So this is also a very good sign. So अब हम फाइनल हम रिपोर्ट कार्ड पे आते हैं कि क्या लीकर बैन, बिहार में मद्य निषेध एक फेल्ड पॉलिसी है या सक्सेसफुल पॉलिसी है, या इट्स मिक्स्ड ऑफ बोथ। सो सबसे पहले हम एक्साइज और फिस्कल के बारे में बात करते हैं। कि क्या बिहार का राजस्व, रेवेन्यू और वित्तीय क्षमता पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, और अच्छा खासा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, अगर बिहार का अगर अपना ओन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो बिहार का ओन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है। सब बिहार का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है उसमें मेजॉरिटी का मेनली जीएसटी है। इस जीएसटी स्टेट का जो अपना राजस्व है जीएसटी के थ्रू, उसके अलावा कुछ माइनिंग फीस वगैरह है, कुछ उसके फाइन्स वगैरह आते हैं, दैट्स ऑल। सो वी आर लूजिंग ऑन अ very severe front on the excise, but not जनसुराज और प्रशांत किशोर और पप्पू यादव, whatever he is, नहीं पप्पू सिंह ही, उनके द्वारा, सॉरी उदय सिंह के द्वारा जो क्लेम किया गया है 28,000 करोड़, डेफिनेटली दिस इज नॉट nowhere near to that. At max we are losing 8,000 to 9,000 करोड़ in the form of excise रेवेन्यू। सो यहां पे हमारा निगेटिव है, बट नॉट दैट जितना कि हमारा प्रशांत जी के द्वारा कहा गया है। दूसरा आता है वुमेन एंड चिल्ड्रन पे। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, नॉट ओनली पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट। अब आते हैं पब्लिक हेल्थ पे इट्स गुड, नॉट बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं है, इट्स गुड। बट हाँ, जो चैलेंजेस हैं, डी एडिक्शन, सब्स्टिट्यूशन टू द ड्राई इंटॉक्सिकेंट, रिहैबिलिटेशन, वहां पे इट्स वीक। क्राइम एंड जस्टिस, इट्स वेरी वेरी नेगेटिव। इट्स वेरी वेरी नेगेटिव। लॉट ऑफ प्रेशर पुट ऑन द जुडिशरी, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुप्रीम कोर्ट की तलखी इस बात को दर्शाती है कि हाँ, इस चीज में स्टेट, ये लॉ हैज परफॉर्म्ड वेरी बैडली। इसके अलावा इलिसिट मार्केट के बारे में बात करें, इलिसिट मार्केट मतलब अंडरग्राउंड मार्केट, यहां पे भी वी आर वेरी वेरी वीक। जो हमारा इन्फोर्समेंट है, दैट हैज रिमेन वेरी वीक, और वीक इन्फोर्समेंट के कारण अंडरग्राउंड मार्केट इज फ्लोरिशिंग। जो लीकर माफिया का अलग ही नेटवर्क बिहार में खड़ा हो चुका है। एंड फाइनली क्या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से लर्न कर रही है? सो पॉलिसी लर्निंग के लेवल पे गवर्नमेंट धीरे धीरे लीकर बैन की पॉलिसी में कई तरह सुधार ला रही है, इस पॉलिसी को इंप्रूव करने का प्रयास कर रही है। सो पॉलिसी लर्निंग इज गुड। इस पे मैं आपको न्यूट्रल या फिर गुड कह सकता हूं कि हाँ, धीरे गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है। कई तरह के अलग अलग टेक्नोलॉजिकल अलग अलग चेक पोस्ट वगैरह क्रिएट कर रही है, और कैसे पॉलिसी के थ्रू इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए, इस पे इनकी लर्निंग अच्छी है। सो दिस इज आवर रिपोर्ट कार्ड। नाउ तो करना क्या चाहिए? क्या हमें इमीडिएटली बैन को हटा देना चाहिए?
सो क्या हमें इमीडिएटली बैन को हटा देना चाहिए, कंप्लीट बैन खत्म करना चाहिए? सो देखो, लैंसेट भी अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि नो, कंप्लीट बैन को तो मत ही हटाइए, बिकॉज हमने जो गेन अचीव किया है स्पेशली इन 2 डायमेंशन, जेंडर एंड चिल्ड्रन, प्लस हाउस होल्ड लेवल पे जेंडर एंड चिल्ड्रन प्लस हाउस होल्ड, घरेलू स्तर पे जो हमने गेन अचीव किया है वो गेन तुरंत खत्म हो जाएगा। इस गेन को प्रोटेक्ट करो। लैंसेट रिपोर्ट इज ऑल्सो सही। सो लोअर मेल ड्रिंकिंग, जो कम दारू पीने के कारण बिहार में जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, पति के द्वारा पत्नी के ऊपर जो सेक्सुअल वर्बल फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है वो कम हुआ है, तो वो हम खत्म कर देंगे। दूसरा, पब्लिक हेल्थ एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक हेल्थ पे जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है वो भी हम लूज कर जाएंगे। सो वाई, तो सिंपली कंप्लीट ब्लैंकेट, कंप्लीट प्रोहिबिशन खत्म कर देना, इट्स नॉट सॉल्यूशन। एंड कंप्लीटली इसको बंद रखना भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों हम कंप्लीट प्रोहिबिशन भी नहीं रख सकते? उसके पीछे क्या कारण है? वाई वी कांट कंप्लीट प्रोहिबिशन जैसा कभी बिहार में है? दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? इसके पीछे पहला कारण हो गया कि सबसे पहले जस्टिस सिस्टम, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है दैट इज ओवरबर्डन्ड। उसको हम कहीं अच्छे जगह पे यूटिलाइज कर सकते थे। वी आर लूजिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी आर लूजिंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके अलावा हमारा जो फिस्कल लॉस है, द फिस्कल रेवेन्यू फॉरगॉन, दैट इज ऑल्सो कंसर्न, रेवेन्यू फॉरगॉन। तीसरा, जो हमारा खुद का इतना बड़ा इलिसिट अंडरग्राउंड मार्केट बन चुका है, इट शोज कि बैन इज नॉट इफेक्टिव। एंड चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर फेसिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब जहां पे दारू के रिप्लेसमेंट में हम सूखा और सस्ता नशा पे लोग मूव कर रहे हैं, स्पेशली गांजा। सो इसको देख के ये भी लग रहा है कंप्लीट प्रोहिबिशन, पूर्ण रूप से प्रोहिबिशन भी गलत। सो करना क्या चाहिए? सो लेट्स टेक मिडिल पाथ सेज, अगेन लैंसेट रिपोर्ट और कई अन्य सारी कैग रिपोर्ट में बात की गई। लैंसेट रिपोर्ट सेज कि सबसे पहले क्या करो, आप तीन पॉलिसी, रेगुलेट, रिंग फेंस एंड प्रोटेक्ट। सो व्हाट डज इट मीन रेगुलेट? सो रेगुलेट में सर क्या करना है आपको कि लिमिटेड आउटलेट डेंसिटी रखो। मतलब इसको बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे लीकर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड आउटलेट्स रहें। और हमें एक पॉपुलेशन बेस्ड आइडिया लेकर आना है कि अगर 10 लाख पॉपुलेशन पे 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा लीकर के शॉप्स नहीं होंगे। नो आउटलेट्स नियर स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज, रेस्ट्रिक्टेड आवर्स मतलब सिर्फ दिन में 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही दारू मिलेगा, जैसा कि अन्य राज्यों में हो रहा है। और इसको पायलट लेवल पे पहले करके, जोनल पायलट लेवल पे करके देखना जाना चाहिए। और प्राइसिंग में इतना वेरिएशन नहीं आया जिससे ब्लैक मार्केट फ्लरिश कर सके। दूसरा, मैंडेटरी आईडी कार्ड शुड बी मेड मैंडेटरी। बिना आईडी कार्ड दिखाए दारू नहीं मिलेगा। फिर डिजिटल जैसे दिल्ली वगैरह में डिजिटल पीओएस के थ्रू ही सेलिंग होती है, दैट कैन ऑल्सो बी इंप्लीमेंटेड। प्लस तो ये तो हमारा हो गया कि हम लिमिटेड स्केल में कैसे हम टारगेटेड वे में लीकर को ओपन कर सकते हैं। प्लस इससे जो पैसा है, जो भी रेवेन्यू आता है, उसका 60 to 70% रेवेन्यू शुड गो ऑन women and children, like one stop centers, 112 pink buses, women safety,
इस पे बात करें, फिर जितने भी हुच ट्रेजडी वगैरह, हार्डन हुच ट्रेजडी, वी शुड बी वेरी, हमें इस चीज को बहुत स्मार्टली कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी कंज्यूमर्स, जितने भी लीकर कंजप्शन करने वाले हैं, वी शुड, हम उनको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करें, हम उन्हें क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करें। हम समझे कि ये व्यक्ति बीमार है, इससे रिहैबिलिटेशन, इससे डी एडिक्शन की जरूरत है, तो उसे काउंसलिंग की जरूरत है, तो हमें उस तरह से प्लानिंग की है। जीरो टॉलरेंस मिथेनॉल, बूट लेगिंग, हुच पे हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस दिखाएं। एट द सेम टाइम जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी इसके एडिक्टेड मेंबर्स हैं जो उसका कंज्यूम कर रहे हैं, वी शुड नॉट ट्रीट देम लाइक ए क्रिमिनल, रादर वी शुड ट्रीट देम, उनको हम ले जाएं और उनको हम काउंसलिंग करें, उनको रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज को लेके आएँ, ठीक है। और इस तरह से, और अलग अलग ज्वाइंट, क्रॉस बॉर्डर ज्वाइंट ऑपरेशन में हम एसएसबी और अन्य स्टेट की पुलिस के साथ में कंबाइंड एफर्ट लगा के हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है। सो फाइनल डिसीजन का टाइम अब आ चुका है कि क्या बिहार में लीकर बैन सही है, गलत है। सो जैसा कि मैंने बताया, जो जनसुराज पार्टी का क्लेम है, उस क्लेम के हिसाब से जो 28,000 करोड़ का रेवेन्यू की उन्होंने बात की है, वो मैथमेटिकली और जो आंकड़ों के हिसाब से दैट इज नॉट राइट। बिहार एट मैक्स कैन जनरेट 6,000 to 7,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन फुल, किसी भी तरह का प्रोहिबिशन ना हो तो। बट एट द सेम टाइम इस बात से जरूर सहमत है कि बिहार में दारूबंदी के कारण कुछ सकारात्मक परिणाम के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी बहुत आए हैं। सो वी नीड अ फाइन बैलेंस, और जो फाइन बैलेंस होगा, उस फाइन बैलेंस में वी नीड टू रेगुलेट द मार्केट। एट द सेम टाइम जो रेवेन्यू कलेक्शन उससे होता है, वो डायरेक्टली आप वुमेन एंड चिल्ड्रन पे स्पेंड करें। सो नीदर कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, ना तो ब्लैंकेट बैन इज गोइंग टू वर्क, ना ही कंप्लीटली रिमूविंग प्रोहिबिशन इज गोइंग टू वर्क। सो व्हाट इज गोइंग टू वर्क एट द मिडिल पाथ, जहां पे आप एक मिडिल पाथ को चूज करें, रेगुलेटेड मार्केट, और जो पैसा सही से आता है दैट शुड डायरेक्टली गो टू 60 to 70% ऑफ मनी गोज टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनके वेलफेयर के लिए। दिस इज व्हाट